तो श्वेता सिंह हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं लद्दाख से। श्वेता, प्रधानमंत्री ने कुछ बड़े इशारे दे दिए और हमारे साथ देखिए हिमांशु मिश्रा भी आ गए हैं दिल्ली से। हिमांशु, हम श्वेता के पास जाएं, उन चीजों पर बात करें जो प्रधानमंत्री ने कही। उसके पहले एक बहुत संक्षेप में आपसे कमेंट जल्दी से, क्या विपक्ष प्रधानमंत्री की बातों से संतुष्ट होगा, जिन सब ने अभी कहा कि हम आपके साथ हैं? कल से वापस फिर वही आरोप प्रत्यारोप तो नहीं दिखाई देगा? देखिए, राजनीति है और राजनीति में विपक्षी दल का काम होता है आरोप लगाना सत्ता दल के ऊपर, और मुझे लगता है ये चलता रहेगा। लेकिन ज्यादातर जिन पार्टियों ने इस मीटिंग के अंदर भाग लिया उन्होंने अपनी प्रधानमंत्री के ऊपर जो है विश्वास भी जताया और सरकार जो कदम उठा रही है उसके साथ भी वो खड़े रहे। उन्होंने ये भी कहा कि हम सरकार के साथ हैं और पूरा देश एक साथ जो है वो खड़ा है, चीन को जवाब देना चाहिए, ये है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए गए थे, प्रधानमंत्री ने उनका जवाब दे दिया। आप देख रहे हैं ये है कि कल क्या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या कांग्रेस के कोई और अन्य नेता इस तरीके से, जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में उन्होंने ट्वीट किए, वो ट्वीट दोबारा करेंगे या नहीं, ये कल जरूर पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि राजनीति नहीं रुकेगी, इस पर राजनीति चलती रहेगी। आप याद कीजिए उरी की घटना, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई, सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर सवाल उठाए गए, उसके बाद पुलवामा हुआ, पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक की गई, उसके बाद सवाल तो उठते ही रहे। प्रधानमंत्री ने जो है सर्वदलीय बैठक में अपने विचार, सरकार की रणनीति को भी बता दिया था, किस तरीके से सरकार काम कर रही है। लेकिन विपक्ष ने सवाल उठाना बंद नहीं किया था। तो ये जरूर है कि सवाल उठते रहेंगे। हिमांशु, सवाल उठते रहेंगे, हिमांशु कह रहे हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री ने कुछ बड़ी बातें साफ साफ दो टूक कह दी। एक बार लद्दाख, श्वेता, प्रधानमंत्री ने बहुत सारे संकेत दिए हैं। आप उस जगह पर मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो पर, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने अभी किया और कुछ इशारों में बताया कि भाई जो चीजें पहले नहीं होती थी अब वो होती हैं। क्या कुछ ऐसा बदलाव पिछले कुछ सालों में उस इलाके में आ गया? रोहित, इसके साथ ही मैं, चूंकि पहले भी जब हम चर्चा कर रहे थे तो वो बातें होनी जरूरी हैं और वो बातें होनी चाहिए। जैसे हिमांशु ने भी अभी कहा कि पहले आपने उरी के समय सवाल उठाया, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठा दिया। मैं उम्मीद करती हूं कि अब ऐसा नहीं होगा। सेना के लिए सफाई देने के लिए किसी को आगे नहीं आना चाहिए। प्रधानमंत्री से उनकी अर्थनीति पर सवाल पूछा जाए, सरकार की और नाकामियों पर सवाल पूछा जाए, लेकिन अगर यह कहा जाता है कि चीनी हमारी देश में दाखिल हो गए, हम सोते रहे, हमें पता नहीं चला कहां पर बैठ गए, तो यह सीधे तौर पर विपक्ष का सेना पर सवाल उठाना होता है। आज प्रधानमंत्री ने अगर इस बात को स्पष्ट किया है तो सेना के भीतर भी एक राहत होगी कि कम से कम देश में उन पर विश्वास है, ये बातें उन तक पहुंचनी चाहिए। प्रधानमंत्री को उन पर विश्वास है। किसी राजनीतिक दल को सेना पर आक्षेप लगाने का कोई अधिकार नहीं है। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल आपने किया है रोहित, जमीन पर लद्दाख कई सालों से हमने देखा है पूरे जम्मू कश्मीर के लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और हमेशा ये इलाके उपेक्षित रहे थे। हमेशा हमने देखा कि यहां पर कंस्ट्रक्शन उस रफ्तार से नहीं होता था। लेकिन पिछले 5 सालों में हमने देखा है यहां पर कंस्ट्रक्शन की रफ्तार को बढ़ते हुए। बीआरओ पहले 2 मंत्रालयों में एक तरह से उसके अधीन आता था, लेकिन अब सिर्फ एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अधीन आते हुए वो अपने काम को करता है और उसमें रफ्तार देखी गई है। यहां पर मैंने रोड बिल्डिंग इक्विपमेंट्स के मूवमेंट को देखा है, कहीं पर भी वो और अगर आप तस्वीरों में भी देखें रोहित, ये बात नहीं है कि हम सिर्फ जुबान से कह रहे हैं, वो तस्वीरें भी हमने कैद की हैं कि सड़कें सीमा की ओर जाती हुई बनाई गई है, लेकिन अभी बहुत काम बाकी है। जिस रफ्तार से काम हुआ है उसके बावजूद अभी बहुत काम बाकी है रोहित, और उसे अगर इसी रफ्तार से हम बनाते रहे तो चंद साल तक हमारी भी कनेक्टिविटी बॉर्डर पर उतनी ही बेहतर हो जाएगी जितनी चीन ने इतने सालों में अपनी दुरुस्त कर रखी है। जी श्वेता, वापस आते हैं आपके पास, आप रहिएगा हमारे साथ। श्वेता लगातार आपको पिछले 3 दिन से वहां का सूरत हाल बता रही है, ग्राउंड की रिपोर्ट वहां से लगातार दिखा रही है। गलवान की घटना ने भारत को चीन के सामने अपने सारे विकल्पों को टटोलने के लिए मजबूर किया। भारत साफ कह चुका है, अखंडता और संप्रभुता में समझौता नहीं हो सकता। इसलिए अब भारत की सैनिक तैयारियां भी साफ साफ दिखने लगी हैं। भारत चीन तनाव की ग्राउंड रिपोर्टिंग करने पहुंचे आज तक को लेह के आसमान में वायुसेना की गश्त दिखी। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया के भी लेह एयरबेस जाने की खबर आई, और इस सब के बीच एलएसी पर भारत चीन समझौतों की समीक्षा की भी आवाजें उठने लगी हैं। लेह से श्वेता की ग्राउंड रिपोर्ट्स के जरिए भारत चीन तनाव की मौजूदा परिस्थितियों पर आपके लिए हमने यह स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है।
देखिए, इसी तरीके से आसमान में आप जो फाइटर विमानों की सर्वेलांस सॉर्टीज देख रहे हैं वो लगातार चल रही हैं। किसी भी तरीके से किसी भी क्षेत्र को ऐसा नहीं छोड़ा जा रहा है कि वो अनप्रोटेक्टेड रहे। आसमान की आंखें लगातार लगी हुई हैं कि किसी भी तरीके से दुश्मन पर हम हावी रहें। आसमान से लेकर जमीन तक हमारे जो फोर्सेस हैं वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की हिफाजत इस तरीके से कर रहे हैं कि चीन भी बुरी तरह से घबराया हुआ है, क्योंकि हिंदुस्तान का ऐसा रूप उसके लिए भी थोड़ा नया नया सा लगता है। जहां 62 की धमकियां अब धीरे धीरे खत्म होंगी, 62 की याद को 2020 का अनुभव उसे भुला देगा। पूर्वी लद्दाख सेक्टर में चीन का धोखा बर्दाश्त नहीं है, इसलिए चीन से तनाव के बीच भारतीय वायुसेना की गतिविधि लेह में बढ़ी। लेह के आसमान में भारतीय वायुसेना के विमान ऐसे दिन गश्त लगाते दिखे हैं जब वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया लेह के एयरबेस पहुंचे थे। वायुसेना प्रमुख का दौरा बिना किसी पहले से तय प्लान के था, इसीलिए इसे मौजूदा परिस्थितियों में और अहम माना जा रहा है। लेह के साथ साथ RKS भदौरिया श्रीनगर एयरबेस भी गए थे। श्रीनगर और लेह एयरबेस के दौरों से पहले वायुसेना प्रमुख CDS जनरल बिपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे से उनकी मुलाकात हुई थी। एयरफोर्स चीफ के दौरे के साथ ही वायुसेना ने लद्दाख के पास एक बेस पर अपने मिराज 2000 विमानों को तैनात किया है। Su-30 विमानों को भी चीन से आने वाली चुनौती से निपटने के लिए फॉरवर्ड लोकेशंस पर तैनात किया गया है। लद्दाख में अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर्स तैनात किए गए हैं। इसके अलावा अंबाला, आदमपुर और बरेली एयरबेसेस को अलर्ट किया गया है। चीन के खिलाफ भारत के सख्त सैन्य तेवर हैं। चीन ने LAC को लेकर अलग अलग समझ के धोखे में पूर्वी लद्दाख में मौजूदा परिस्थिति पैदा की है और यथास्थिति को बदलने का इरादा रखता है। एक होती है इंटरनेशनल बाउंड्री, जहां पर पूरी तरीके से निर्माण रहता है सरहद का, किसी को भी देखकर पता चल जाएगा कि एक देश की सीमा कहां खत्म हो रही है, कहां शुरू हो रही है। दूसरा लाइन ऑफ कंट्रोल, जैसा कि पाकिस्तान के साथ हम देखते हैं कांटेदार तार बीच में बिछे रहते हैं और उससे समझ में आ जाता है कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल है। लेकिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जहां पर परसेप्शन यानी एक देश की समझ से सीमाएं निर्धारित रहती हैं। अब देखिए, पहाड़ हैं, पठार हैं, नदी हैं, नाले हैं, लेकिन आपको किसी भी तरह का इंसानी विभाजन, इंसानी निर्मित विभाजन नजर नहीं आएगा। प्राकृतिक विभाजन है और प्राकृतिक विभाजन के कारण दोनों देशों की सेनाएं जहां तक पहुंचती हैं, जहां तक पेट्रोलिंग करती हैं, जो उनकी एक तरह से ऐतिहासिक समझ आ रही है, उसमें चीन किस तरीके से एक एक कदम करके और अपनी सीमा को बढ़ाने का प्रयास करता है। उसकी नीति भी कही जाती है, 2 कदम वो आगे जाए और 1 कदम वो पीछे खींचे, फिर भी 1 कदम उसका हो जाता है। लेकिन इस नीति को खत्म करने की लड़ाई अब चल रही है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कैसे परिवर्तित हो सकता है एक ऐसी सीमा में जहां के आगे कोई झंझट ही न रहे। मौजूदा परिस्थिति खड़ी करने से पहले भी 3400 किलोमीटर से लंबे वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन ने कई बार अतिक्रमण करने की कोशिशें की हैं। LAC पर शांति के लिए हुए भारत चीन समझौतों की परवाह किए बगैर चीन ने शातिर चालें चली। 15 जून को गलवान में चीन ने जो किया, इसके बाद इन सैन्य समझौतों की समीक्षा की मांग पूर्व सेना प्रमुख रिटायर्ड जनरल PP मलिक ने की है। उन्होंने ट्वीट किया है, 1993, 1996 और 2005 के अव्यवहारिक भारत चीन सैन्य समझौतों की समीक्षा हो। इसके लिए 1997 से ही मांग कर रहा हूं। आप सेना से उम्मीद नहीं कर सकते कि आर्टिकल 2 से 9 का पालन हो अगर आर्टिकल 10 का पालन नहीं हो रहा हो और LAC अस्पष्ट हो। इससे सैनिक मुश्किल में आते हैं, जैसे गलवान में आए। I always thought that these people, they are treacherous, they cannot be trusted at all. That's what I feel, because they have been shifting their claims, LAC claims. They have been changing perceptions. So at any level, I think Chinese, they cannot be trusted. गलवान घटना के बाद चीन से सैन्य समझौतों को लेकर प्रतिक्रियाएं कड़ी, लेकिन चीन के विदेश मंत्रालय ने लगातार चौथे दिन उंगली भारत पर उठाई। हालांकि भारत में पनपे गुस्से के मद्देनजर कहा गया कि भारत से द्विपक्षीय संबंध चीन के लिए अहम है। 据我所知，目前
中方没有扣押任何印方人员，中印双方正通过军事和外交渠道对话解决有关现地问题，我没有需要发布的信息。 भारत से चीन चालबाजी कर रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन इस बार भारत सरकार चीन को कड़े संदेश दे रही है। मॉस्को जा रहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां चीन के नेताओं से मुलाकात नहीं करेंगे। लद्दाख से श्वेता सिंह के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। तो श्वेता सिंह हमारे साथ लाइव मौजूद हैं इस वक्त लद्दाख से। श्वेता, सुबह से तस्वीर हम देख रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स, लड़ाकू विमान आसमान में लद्दाख के दिखाई दे रहे हैं। यह सामान्य परिस्थिति नहीं है, इस बात का इशारा लद्दाख में लोगों को मिल रहा है। चीन को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? एकदम मिल रहा है, क्योंकि जो सीमाएं लगती हैं और जो फाइटर प्लेन्स की गर्जना होती है वो वहां तक जाती है। और चीन का तो इंटेलिजेंस ऐसा माना जाता है रोहित कि उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम पता लगाना मुश्किल हो जाता है आम लोगों के लिए, वो इतने खुफिया हैं। तो इस तरह की चीजें तो उन्हें पता ही रहती हैं कि भारत क्या तैयारियां कर रहा है, किस पैमाने पर कर रहा है। भारत इस बार उसकी भनक नहीं लगने दे रहा है, और उल्टा जो आसमान में बार बार ये कार्रवाई चल रही है, उसे रात के अंधेरे में भी अगर आप 1 इंच भी आगे खिसकने की आपने कोशिश की, वो तस्वीरें हमारे पास कैद होंगी आसमान से, आप कुछ नहीं कर सकते हैं उसके बाद। और इसीलिए वायुसेना का इस समय अचानक इतना अग्रेसिव तरीके से लग जाना रोहित एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक भी है इस रणनीति में। वापस आते हैं श्वेता आपके पास, और केवल आसमान ही नहीं, जमीन पर भी देखिए तैयारी कैसी है। लद्दाख में सड़कों का बहुत बड़ा सामरिक महत्व है। वहां ऐसी पक्की सड़कें भी हैं जो भारतीय सेना को किसी भी परिस्थिति में नई रफ्तार देती हैं, और ऐसे कच्चे रास्ते भी हैं जिन्हें दुरुस्त करने के लिए लगातार काम चल रहा है। श्वेता ने दोनों तरह के इलाकों का वहां जायजा लिया है और वहां के लोगों से बात भी की है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारतीय सेना किस तरह की चुनौतियों का सामना करती है, ये लगातार हम आपको दिखाते हैं। हम कमोवेश आपको ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह की सीमाएं होती हैं। अब से पहले इस तरह की सड़कें भी नहीं हुआ करती थी, लेकिन बीआरओ ने अपनी तरफ से जिस तेजी से यहाँ पर काम किया है और जिस तरीके से यहाँ पर आपको सरहद की ओर जाती हुई अच्छी सड़कें दिख जाएंगी, वो वाकई उस रिजॉल्व को दिखाता है, उस हिम्मत को दिखाता है कि किस तरीके से पहाड़ों के सीने को चीर कर भी हम जल्द से जल्द इस तरह की सड़कें बना सकते हैं, इस तरह की सड़कों का निर्माण कर सकते हैं कि हमारी सेनाओं को कभी भी आगे बढ़ने में किस तरह की दिक्कत न आए। लेकिन ये काम इतना देरी से शुरू हुआ आजादी के बाद से, या फिर 62 के बाद से भी हम कहें कि वो रफ्तार नहीं आई कि आज भी अगर सरहद पर हमें वो तेजी चाहिए तो निर्माण कार्य बहुत बढ़ाना होगा। चीन ने बहुत दबाव हम पर बनाया है कि हम निर्माण को वो रफ्तार न दे सकें, लेकिन भारत इस बार डरने वाला नहीं है। पूरे रफ्तार के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर सड़कों का निर्माण सीमा से लगती हुई सभी इलाकों में जारी है। इन पहाड़ों को अगर आप देखें तो इस पे किसी भी तरह की आपको ग्रीनरी नजर नहीं आएगी, और जिन चुनौतियों की हम बात करते हैं कि ग्रीनरी न होने के नाते, इस तरह की नंगी पहाड़ियां होने के नाते, इस ऊंचाई पर, इतनी 1000 फीट की ऊंचाई पर क्या दिक्कतें आती हैं, सांस लेने में किस तरह का दबाव रहता है, प्रेशर रहता है, और क्यों बहुत ज्यादा आपको तंदुरुस्त रहना होता है, सेहतमंद रहना होता है, फिट रहना होता है। और तभी इन ऊंचाइयों पर न सिर्फ आपको ये पहाड़ियां नहीं चढ़नी है, आपको इन पहाड़ियों पर लड़ाई लड़नी है, युद्ध लड़नी है। और चीन ने क्या कोशिश की है कि इसी तरीके से जो वैली को सराउंड करती हुई जो पहाड़ियां हैं, उनकी ऊंचाई की जगहों पर वो अपनी जगह ले ले। यहाँ पर दरअसल सिविल मूवमेंट की इजाजत नहीं होती है, एक गांव तक वो इलाका है। हम जो आपको दिखा रहे हैं हिस्सा, लगभग आप समझ लीजिए कि ऐसी ही नंगी पहाड़ियां, ऐसी ही चोटियां रहती हैं जहां पर हमारे सैनिकों को डिप्लॉय होना होता है, जहां पर उन्हें हमेशा तैनात रहना होता है, इस मौसम के खिलाफ भी लड़ाई लड़ते हुए और उस चीन के खिलाफ भी लड़ाई लड़ते हुए। ये दुनिया के सर्वश्रेष्ठ अगर आप नहीं होंगे सैनिक, तो आपके लिए यह मुमकिन ही नहीं है। और इसीलिए भारतीय सेना को सर्वश्रेष्ठ माउंटेन फोर्स कहा जाता है पूरी दुनिया में।
मेन सड़क आपको दिखाई कि किस तरीके से वहां पर पक्की सड़क है, वहां पर सेना का साजो सामान और ट्रूप्स हमारे मूव करते हैं। लेकिन गाँव की अगर हम बात करें, LAC तक जाते जाते जो गाँव होते हैं ऐसी कच्ची सड़कें आपको दिखेंगी हर जगह। बातचीत ये चल रही है कि क्या इन सड़कों को भी पक्के तौर पर निर्मित किया जाए, ताकि अगर सैनिकों को एक वैकल्पिक रूट की जरूरत हो तो वो इस सड़क का इस्तेमाल भी कर सकें, इस वैकल्पिक सड़कों का इस्तेमाल कर सकें। जो घर हैं जो गाँव के, वो देखिए इसी तरीके से ऐसे ही रहते हैं। यहां से पूरा आप एक्चुअल कंट्रोल तक, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक देख लेंगे तो ऐसी एक मंजिल के मकान होंगे, आपको लगभग ईंट से बने हुए, हल्का पीला रंग भी कभी दिख जाएगा, ताकि आप प्रकृति के साथ आप घुले मिले हुए से नजर आते हैं। लेकिन घर सारे एक झुंड में एक साथ गांव में रहते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि एक गांव से दूसरे गांव तक का जो फासला होता है वो लंबा होता है, यानी बहुत करीब करीब गांव नहीं बल्कि काफी दूरी पर आपको गांव दिखते हैं। तो आजकल जो इजाजत लोगों को है, या तो आप निवासी हैं, यहाँ के रिहाइश है आपकी, तो यहां से आप आ जा सकते हैं लेह शहर से अगर आपको आना हो गांव तक तो। और अगर आप निवासी नहीं हैं तो आपको स्पेशल परमिट चाहिए, इनर लाइन परमिट चाहिए होती है, वरना सिर्फ इस समय तो ट्रूप्स का मूवमेंट चल रहा है। और सबसे आवश्यक यही है कि हमारी सेनाएं जो हैं वो बिना बाधा के आगे तक जा सकें। इस समय हमारे साथ हाजी गुलाम हुसैन मौजूद हैं, जो कि सेना की मदद के लिए भी, और अगर आप ये तस्वीर भी देखें तो 1962 की, जब ये ले जाया करते थे पूरा रसद, हम उनसे समझते हैं कि उस समय कितना टाइम लगता था वहां तक पहुंचने में, किस तरह का वो इलाका था, किस तरह की इन्हें मुश्किलें सामने आती थी। उससे आप वर्तमान को बहुत हद तक समझ पाएंगे। कितना समय लग जाता था जब आप लोग जाते थे नुब्रा वैली तक या फिर गलवान वैली तक? इधर गलवान वैली से। हाँ। पहले हम लोग यहाँ से जाता है जो उधर पड़े पर जाता है ना। हाँ। सामान उठा के आर्मी साथ जाता है। बाकी बहुत जाता तो बहुत घोड़ा है, 200-300 घोड़ा जाता है। ऊँट कम जाता है, ऊँट सिर्फ ये 10-15 ऊँट जाता है। मेरे पास था बस, बाकी किसी का ऊँट नहीं जाता है। हाँ। है तो सबका पास ऊँट है। तो उस टाइम जब चाइना से लड़ाई हुई थी, उस टाइम भी आप लोग हेल्प कर रहे थे, आपको कितना टाइम लग जाता था वहां बॉर्डर पे जाने में? वहाँ बॉर्डर पे जाने में 20-25 दिन। 20-25 दिन? हाँ, यहाँ से उधर लगता है। अच्छा। हाँ, उधर लगभग 2 महीने में वापस पहुँचता है। चाइना बोल रहा है कि नहीं, गलवान हमारा है। क्या गलवान लद्दाख का है हिस्सा या चाइना का हिस्सा है? वो तो पता नहीं, जो अभी बोलता है। पहले तो इसे रोड से पकड़ के तो जाता है। हाँ। वो तो खास हमको पता नहीं। उस टाइम तो अपने में जाते थे आप? हाँ, अपने में जाते, फौजी साहब जाता है नहीं। हाँ, तो वहाँ आपको चाइनीज आर्मी दिखती थी या इंडियन आर्मी दिखती थी? उधर इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी हमेशा से। चाइनिया आते हैं, बोलता है बॉर्डर पर हमको तो नहीं देखा है, बाकी दूसरा घोड़े पर गया ना। हाँ। उन लोग को दिखाया बोलता है। हाँ। दूर से देखा बोलता है। दूर से देखा, दूर से, सामने नहीं देखा बोलता है। तो समय के साथ कितनी चीजें बदली हैं आपने सुना है। 72 साल के हो गए हैं। उस समय जब 25-26 साल के हुआ करते थे, तब सेना के लिए सारा सामान लेकर जाया करते थे अपने ऊंटों के साथ। डबल हम्प्ड यहीं पर ऊंट मिलते हैं जो नुब्रा वैली में, तो इनके ही परिवार की तरफ से वो शुरुआत हुई थी कि वो सारी चीजों का इस्तेमाल होता था। बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। एक चीज जो नहीं बदली, अगर आपने नोटिस किया होगा, उन्होंने कहा है कि जो चीनी तरफ से नजर आता था कि वो आगे की तरफ बढ़ते थे और उसके बाद पीछे हटाया जाता था, वो फितरत नहीं बदली। बाकी कितना कुछ बदल गया है, लगभग इतिहास के पन्नों को पलटने की तरह है। बाकिर चो और कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, लद्दाख आज तक। तो लद्दाख की ग्राउंड रिपोर्ट श्वेता आप तक पहुंचा रही हैं। श्वेता, इस पूरे तनाव का लद्दाख पर क्या असर है, आम जिंदगी पर क्या असर है? लद्दाख इंतजार कर रहा था कि यूनियन टेरिटरी हो गए हैं तो डेवलपमेंट देखेंगे। पहले कोरोना ने उस पर विराम लगाया और अब वो इंतजार कर रहे हैं कि चीन का ये पूरा जो धोखेबाजी है उसकी वो खत्म हो, तो कम से कम लद्दाख एक नई सुबह देख सके। वैसे लोग यहाँ पर पूरी तरीके से सेना के साथ हैं और कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, हम चाहे हथियार उठाना होगा तो जाकर लड़ेंगे। शुक्रिया श्वेता, फिलहाल लद्दाख से ये लाइव अपडेट्स देने के लिए, लगातार वहां से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते रहने के लिए। अभी हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।